हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के इस नए सेशन में। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है और इसमें हम बता दें आपको कि किस तरीके से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे साथियों, है ना, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो 2023 का पेपर है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से कैसे प्रश्न बनते हैं, कई बार क्लास में ये बताया जाता है कि पीवाईक्यू से प्रश्न बनेंगे। तो उस चीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए, उस चीज़ को लेके यहाँ पे कंप्लीट आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में उपलब्ध कराया गया है। जो अन्य पॉइंट्स बन सकते हैं पीवाईक्यू से, ठीक है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो आप देखेंगे। नए हमको बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम जुड़ना ना भूलिएगा। और उसके साथ साथ एक सीरीज चल रही है, बूस्टर सीरीज। बूस्टर सीरीज को आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर के बहुत सारे सेशन हैं, ठीक है। करंट अफेयर कितना पढ़ा दिया गया इस चैनल पे, जहाँ से आपको प्रीलिम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं। और साथ साथ टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन है, उसमें जाइए। कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे करा दी गई हैं। तो फटाफट से उन सारे सेशन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कह रहा है कि एक अनुच्छेद की बात की थी यहाँ पे, अनुच्छेद 98, ठीक है। उसका फर्स्ट है, उसके तहत जो कि अब प्रोविजन बनाया गया, प्रावधान कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है, संसद का जो प्रत्येक सदन है, उसके लिए क्या किया गया है कि प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई थी। ये बात किस आर्टिकल में बताई गई है? तो अनुच्छेद 98 के फर्स्ट में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था कि देखिएगा, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया जो है ये गंभीर बीमारी है और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। बैक्टीरियल क्या है, ये डिजीज़ है, इस तरह का संक्रमण है। और इससे सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि टॉक्सक्वाइड जो है टीका लगाया जाता है। तो टीके का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट यहाँ से समझिएगा कि डिप्थीरिया के लिए जो टीका लगाया था वो कौन सा टीका है। टॉक्सक्वाइड जो टीका है, ये डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया एक तरह की संक्रमण बीमारी है, एक ऐसी बैक्टीरियल संक्रमण, एक डिजीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा था वो आपका डिप्थीरिया का कौन सा टीका लगता है, ये पूछ लिया था। अब यहाँ से मे भी प्रश्न एक बन सकता है कि डिप्थीरिया के बारे में बता दीजिए, किस तरह की बीमारी है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस होता है, किससे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही ध्यान में रखने हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन को क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। मतलब कि जो इनका इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, नील घोषित कर दे। तो उस केस में क्या होता है कि उस दिन तक, जो जिस दिन घोषणा होगी, उस दिन भी, उस दिन और उसके पूर्व में किए गए जो भी कार्य हैं, ठीक है, वो अभिमान्य नहीं होंगे। मतलब सीधा समझिए कि जिस दिन ये चीज़ इलेक्शन को मान लीजिए शून्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति ने जो काम किए हैं उसको भी अयोग्य घोषित, उस काम को अभिमान्य कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उस दिन तक भी अगर उसने जो भी काम किया होगा, उस काम को क्या है, मान्य माना जाएगा। उसके लगने के बाद, शून्य घोषित होने के बाद, ये काम को जो है इससे अलग किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपको स्टेटमेंट में देखने को मिला था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किस तरीके से इसमें कुछ दिन तक की भी बात की गई है। अगर उस दिन भी घोषणा तक के, मतलब जब तक नहीं हुआ अनाउंसमेंट कि हाँ, कि ये जो उनका निर्वाचन है उसको शून्य किया जा रहा है, तो उससे उस दिन तक जो भी अगर डिसीजन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लेते हैं वो मान्य रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, देखिएगा, मैच करने के लिए दिया था, कुछ पुरातात्विक स्थल दिए थे और वर्तमान में वो कहाँ पर हैं स्थल, उनके नाम दिए हुए थे। इसको क्या करना है, मिलाना था। तो ध्यान से पर देख लीजिएगा, फर्दर यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि नेवासा, ये स्थल आपका कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद से अगला जो है आप देखिएगा ईसमपुर, ठीक है, ईसमपुर आपका पड़ेगा कर्नाटक में। और उसके बाद से अगला क्या है, डीडवाना, ठीक है, डीडवाना ध्यान रखिएगा राजस्थान में। और उसके बाद से गुडियाम गुफा, ठीक है, गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु। अगली बार जो प्रश्न बने यहाँ से, ठीक है, तो इसमें से मे बी कोई एक दो पॉइंट ऐसे ले ले और दो अन्य कोई नया स्थल जोड़ दे। तो उस केस में होगा कि जब आप पीवाईक्यू अच्छे से किए रहेंगे, तो आपको ये चारों पॉइंट आपको तैयार रहेंगे टिप पे, तो वहाँ से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि पीवाईक्यू से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिले, इस तरीके से भी इनडायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो कि हम आपको पीवाईक्यू वाले सीरीज में आपको दिखाते हैं जब प्रश्न रिपीट करता है। तो अगला पॉइंट है कि लेटराइट मृदा, ये क्या है, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना। स्टेटमेंट वाला प्रश्न था,
उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो लौह अयस्क और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम है, इसमें क्या होता है, इसकी मात्रा अच्छी खासी होती है, समृद्ध मात्रा है इसमें, व्याप्त मात्रा में अगर आप देखें लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड पाए जाएंगे और एल्युमिनियम ये इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। उसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें क्या है वो ध्यान दीजिएगा कि यह जो उच्च तापमान वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको स्टेटमेंट में करके दिया था। तो लेटराइट मृदा से संबंधित आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्या-क्या कि एक तो इसमें जो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे उच्च तापमान हो और भारी वर्षा होती हो, उस क्षेत्र में विकसित होती है लेटराइट मृदा। ठीक है? आई होप सो कि आपको क्लियर होगा पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ प्रावधान दिए हुए थे और एक तरफ संविधान का भाग। इस वाला पॉइंट से तो हर बार एक प्रश्न रहता है। ठीक है? तो संविधान के जो कुल भाग हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं और अलग-अलग भाग में क्या-क्या बताया गया वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है 4 दिया था, उसमें से कहा था कि एक जो है गलत है। तो जो गलत सुमेलित था उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। आप 4 देखेंगे, 4 आपका है और 5वां जिसमें गलत था पार्ट वो भी हमने आपको बता दिया क्यों गलत था, वो वाला भी इंक्लूड कर लिया है। तो राजभाषा की अगर बात करेंगे तो ये आपके भाग 17 संविधान के भाग 17 में आप देखिएगा तो किसका प्रावधान किया गया है राजभाषा के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में बात की गई है और साथ-साथ देखिएगा जब अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में जो है संविधान के भाग 10 में बात की गई है। एक पॉइंट आता है अधिकरण का, ठीक है? अधिकरण ट्रिब्यूनल्स वो है भाग 14 के ए में। संविधान के भाग 14 के ए में आपके अधिकरण मिलेंगे और एक जो अन्य पॉइंट है यहाँ पे संघ राज्य संबंध है, ठीक है? संघ राज्य संबंध जो है ना? वो आपको देखने को मिलेगा भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट थे, है ना? हालाँकि जो आपको बूस्टर सीरीज कराएगी उसमें एक जगह सारे के सारे भाग और संविधान के प्रावधान आपको एक जगह दे दिए गए हैं। जो साथी नए हैं अभी क्लास को देख रहे हैं, उनसे ये है कि आप जाइए बूस्टर सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वो सारा का सारा लेक्चर देख डालिए। प्रीलिम्स आपको सीधे-सीधे, है ना? मतलब 30, 40, 45 क्वेश्चन के आस-पास आपको डायरेक्ट सिर्फ उस सीरीज से क्लास से मिलेंगे। उसमें जो पॉइंट आपको बताए गए हैं टू द पॉइंट वो सारे आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था कुछ मरुस्थलों के नाम दिए हुए थे और उनको आकार में जो है उसको अरेंज करना था छोटे से बड़े में। कैसे? छोटे से बड़े तरीके से इनको अरेंज करना था। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला मरुस्थल कह रहा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिर्फ नाम दिया था वहाँ पे। यहाँ पे हमने आपको अलग से बता दिया कौन जो मरुस्थल की लोकेशन कहाँ है। अगली बार हो सकता है अगर प्रश्न बने जो पीवाईक्यू से, तो ये 4 मरुस्थल आपको दे दें और उन चारों का जो है आपको देश का नाम दे दें और कह दें मिलान कीजिए। फिर उस टाइम आपको ना लगे कि अरे ये तो नया मरुस्थल है, कैसे पूछ लिया? नहीं, ये पीवाईक्यू से बनेगा। पीवाईक्यू में इस बार सिर्फ मरुस्थल का नाम दिया था चारों और चारों को जो है अरेंज करना था इसके आकार, छोटे से बड़े आकार में अरेंज करना था। तो पहला देखिएगा, इसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद से है गोबी मरुस्थल, ये आपका चीन और मंगोलिया वाले रीजन में पड़ेगा, ठीक है। अगला है अरेबियन मरुस्थल, ये आपका पश्चिमी एशिया में पड़ेगा और सहारा मरुस्थल जो आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ेगा। इनके क्रम की बात करें अगर साथियों तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से जब आप नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो ये छोटे से बड़े इनका क्रम है। यानी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे सबसे छोटा है ये, फिर उसके बाद से बड़ा, फिर ये अरबियन, फिर सहारा। यानी ये इनका क्रम है। ऊपर से नीचे आते समय इनका जो ऑर्डर है वो बढ़ रहा है आकार के रूप में। बाकी आपको ये जो अलग से मैंने ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ से मिलान करने के लिए जब आपको प्रश्न बनेगा तो इसी में से आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एसडीजी जो लक्ष्य है तो उसमें बताया जा रहा है कि सतत विकास जो लक्ष्य है एजेंडा एसडीजी, ये जो है 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सभी आ, सदस्यों द्वारा 2015 में अपनाया गया था। यानी जो सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक का, उसको अपनाया कब गया था? तो ध्यान दीजिएगा 2015 में अपनाया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा अपनाया गया था एसडीजी लक्ष्य जो 2030 तक का टारगेटेड है ना? इसमें जो बात करेंगे साथियों तो कितने लक्ष्य हैं, तो टोटल 17 लक्ष्य हैं। ये 17 लक्ष्य भी हम आपको सारा बता चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिर्फ इस लक्ष्य से अगर मैं बताऊँ तो पीसीएस में और आरआर में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, जो आपको लक्ष्य दिया रहता है और किस लक्ष्य में कौन-सी बातें कही गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सारा आपको टिप पे एकदम ज़ुबान पे रटा होना चाहिए क्योंकि वो आपका जब मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे कंक्लूजन में भी आपको लिखने को उससे मदद मिलती है क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे ज क्या करते हैं, लिखते टाइम कंक्लूजन को आप कंक्लूड करते हैं कि ये जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार जो अपने काम कर रही है, स्कीम ला रही है, उससे किस तरीके से वो रिलेटेड है ना? तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि आप अगर ध्यान रखेंगे अभी से तो आपको मेंस में आगे जाके काम आएगा क्योंकि वहाँ लिखते टाइम ये सारे पॉइंट्स आपको नोट होने चाहिए। उसके बाद से इसमें पॉइंट ये है कि इसमें कितने उद्देश्य हैं, तो 169 उद्देश्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा
कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें 17 लक्ष्य हैं, ये तो खैर सबको पता है, लेकिन इसके उद्देश्यों के बारे में अगर पूछ ले कि इसमें 169 उद्देश्य जो है इसमें उल्लिखित हैं, उसमें बात की गई है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। 2030 तक का 2015 में अपनाया गया था, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद से इसमें है कि पहली बार जो इसका प्रकाशन 2016 में किया गया था। ठीक है, किसका? तो किसका प्रकाशन? तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है इसकी पहली बार प्रकाशन कब की गई थी? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट एक है, इसका प्रकाशन जो है 2016 में पहली बार किया गया था। और एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष में कितना? प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट में आपको प्रश्न ऐसे घुमा सकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या हर साल इस तरीके से रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन नहीं, तो ये पॉइंट थोड़ा-सा अलग है, हट के इम्पोर्टेंट रहेगा कि 4 वर्ष में एक बार ये प्रकाशित की जाती है। पहली बार 2016 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। क्लियर है इतना? आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट, इसमें पूछा था कि संसद के कौन-कौन से भाग होते हैं? उसमें राष्ट्रपति है, वो संसद का भाग होता है, ये स्टेटमेंट में दिया था। तो ये सारे पॉइंट समझिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 में बात की गई है संसद की, ठीक है। अनुच्छेद 79 बताता है भारत संविधान का कि भारत की एक संसद होगी, और संसद किनसे मिलकर बनेगा? तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, ठीक है, प्लस राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनेगी? संसद बनेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि राष्ट्रपति संसद का भाग है कि नहीं, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो ऐसे यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उसका भाग है। और कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये बात भी सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ था। ठीक है, यानी अगर दोनों सदनों के द्वारा कोई भी आप देखें विधेयक पारित तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति न दे तो उसके बिना वो कानून नहीं बनेगा। इट मीन्स कि उसका जो फाइनल आपका अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट जो उसकी सिग्नेचर करके उसको मान्यता देगा, तभी जाके वो क्या बनेगा? वो कानून का रूप लेगा, अदरवाइज वो कानून नहीं बनेगा। इसी संबंध में राष्ट्रपति के पास जो है कुछ शक्तियाँ दी गई हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है, जिसमें वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस पर अपने विचार रखता है, ठीक है। तो आपको ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा कुछ घटना दिया हुआ है और कालक्रम दिया हुआ है। अभी जस्ट इसके पहले वाले बूस्टर लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में हमने पूरा आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जितने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, घटना है, जो जिस तरीके से पीसीएस के एग्जाम में आपको पूछा जाता है, उस तरीके से ऑर्डर में आपको करा दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं बूस्टर सीरीज इंपॉर्टेंट है, जरूर देख डालिएगा। पहला कह रहा है कि इसमें होम रूल आंदोलन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब देखिए कालक्रम जो है इस तरीके से, ये डेट आपको नहीं दिया रहता है, सिर्फ ये देगा इधर का, ठीक है, जो आपको इधर लिखा हुआ घटना, इसको आपको अरेंज करना रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरीके से घटित हुई हैं। यहाँ पर आपको सारा डेट के साथ बता दिया जा रहा है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिएगा पहला कह रहा है होम रूल आंदोलन, तो ये आपका स्टार्ट होता है अप्रैल 1916 में, ठीक है, 1916 में स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मार्च 1919 से स्टार्ट होकर 1921 तक चलता है, जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसका जो डेट है 13 अप्रैल, ये याद रखिएगा, और 1919 तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही साल की जो कई घटनाएं हैं उनको पूछ लेता है, तो उस केस में जो है आपको डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस महीने का है, तब जाकर आप इसको अरेंज कर पाएंगे। मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 20 अगस्त 1921 की ये घटना है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 4 आपके इस तरह की घटनाएं हैं, इनका आपका ये क्रम इस तरीके से डेट वाइज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट प्रश्न में पूछा था बायोडिग्रेडेबल जो प्रदूषक उनके बारे में। उसमें ऑप्शन एक दिया था कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल जो है ना, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक नहीं है। तो उसमें उसका राइट आंसर था कीटनाशक। कीटनाशक जो है आपका इस कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कीटनाशक जो है आपका गैर जो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। और बायोडिग्रेडेबल में आपका आता है जिसमें जो है मूत्र है, घरेलू अपशिष्ट है, मल पदार्थ है, ये सब सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल में आपको देखने को मिलेंगी। और इस यहाँ पे जो इसको उदाहरण है वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जो उदाहरण है उसी में से आपको प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट आपका एक प्रश्न के भाग थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? ये सतत विकास की अवधारणा है। एजेंडा 21 में ही जो है सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और ये जो आपका कब हुआ था? तो 1992 में। कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो जो है, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पर ये 1992 में हुआ था।
और इसको जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है 92 वाले इवेंट को। और इसी समय जो पारित हुआ था आपका एजेंडा 21 पारित हुआ था, और सतत विकास की जो अवधारणा है वो आपको सामने आई थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न था कि रेगिस्तान में जो निवास करने वाले जानवर हैं, ठीक है, रेगिस्तान में जो निवास करने वाले जानवर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सीधे सीधे एक लाइन में पूछा था, उनको जोरोकोल या मरुदबिद, ठीक है, मरुदबिद वो कहलाते हैं, जो रेगिस्तान में क्या करते हैं? वास करते हैं। रेगिस्तान में निवास करने वाले को जानवरों को जोरोकोल या मरुदबिद कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कितनी बार आपको इंपॉर्टेंट है बताया जाए पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न जो इस बार 23 वाले में आपको पूछा गया था। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, वो नदी जो मिलती है किस जगह पर मिलती है? तो आप देखिएगा देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी जो है आपको कहाँ पे मिलती दिखेंगी? देवप्रयाग में मिलती दिखेंगी। और यहीं से ये गंगा का रूप लेके आगे बढ़ती है। ये नदी जो है यहीं से गंगा का रूप लेके आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से पंचप्रयाग है, ठीक है, पंचप्रयाग में है। बाकी अन्य 4 जो प्रयाग हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये अलग से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आपका पिंडर जो नदी है, ठीक है, पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पे? आप देखिएगा कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की अगर बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे। विष्णुप्रयाग में आपको धौली गंगा मिलती है और अलकनंदा। उसके बाद से एक है नंदप्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा इन नदियों का संगम होता है। तो ये टोटल आपके पंच प्रयाग है, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र, विष्णु और नंद, ये पांचों पांचों पंच प्रयाग है। गंगा नदी से संबंधित है, ठीक है, रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम उसमें प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार जो है स्टेट पीसीएस में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। कई बार ये होता है आपको पांचों प्रयाग ऐसे दे दे, 4 ठो दे दे और बाकी इधर का मिलान करने वाला दे दे, आपको कौन किसका है उससे आपको मिलान करना रहता है। कि पांचों को पांचों पंच प्रयाग आप रट जाइएगा कि किस किस संगम पर कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट, इस समुद्री शैवाल के बारे में बात कर रहा है। तो समुद्री शैवाल जो है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो आयोडीन का। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री शैवाल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में सीधे सीधे पॉइंट पूछा था, रिपीट कर सकता है। अगला पॉइंट है ग्राम सभा के बारे में क्या रहा है? तो यहाँ पे जो है ग्राम सभा के बारे में जो है पॉइंट दिया हुआ था स्टेटमेंट करके। सारे स्टेटमेंट का जो पॉइंट बन सकता है इंपॉर्टेंट वो आपको बता रहे हैं। पहली चीज़ तो ग्राम सभा के बारे में जानिए कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी ये सबसे छोटी इकाई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? ग्राम सभा है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई किसकी? शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसकी जो समस्त शक्तियाँ हैं उसका निर्धारण कौन करेगा? तो समस्त शक्तियों का निर्धारण जो है राज्य सरकार करेगी। कौन? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी ग्राम सभा की अगर बात है साथियों तो इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। और उसके साथ साथ इसकी शक्तियों का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट ये वाले स्टेटमेंट में दिया था कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट ये है कि इसमें जो है पंचायत जो क्षेत्र है, मतलब इसी ग्राम सभा में, तो उसमें कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र के जो सभी पंजीकृत मतदाता हैं वो भी शामिल है। ठीक है, तो वो भी आपके शामिल है, किसमें? ग्राम सभा में शामिल होंगे। जो आपके देखने को मिलेगा कौन? पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत जो है मतदाता इसमें शामिल होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला एक पॉइंट पूछा था कि लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो उसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ था। पहले तो समझिए कि लुटिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? तो ये एक बहता जल, मतलब फ्लोटिंग जो फ्लोइंग वाटर है उस वाले सिस्टम को जो है, उसमें जो सिस्टम है इसमें क्या है? बहते जल को लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और इसका जो उदाहरण है आपका नदी है। ठीक, तो उसमें जो आपको उस प्रश्न पूछा था लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र, 3 अन्य उदाहरण दिए थे, जो जैसे मान लीजिए तालाब हो गया, है ना, क्या कहते हैं, मार्शी एरिया हो गया, दलदल हो गया, सब दिया था उसमें विकल्प के तौर पे। तो सारे के सारे क्या है, जो उसमें पानी है वो क्या हुआ? ठहरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नदी में पानी जो है बहता जल है। और इसके साथ साथ पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो लुटिक है ना, लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र इस टर्म में पूछे तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है साथियों, वो ध्यान दीजिएगा वो अधिकतम होती है। मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, बहता जल है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ ले कि लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक रहती है या फिर उस तरह कंपेरेटिवली कुछ बना दे, पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप पीवाईक्यू को अगर आप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो फिर यहीं से
इसमें जो प्रश्न था ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था कि नेताजी द्वारा जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में एक गठित किया गया था रेजिमेंट, उसमें एक महिला रेजिमेंट गठित किया गया था। उस महिला रेजिमेंट का जो है नाम क्या था? ऑप्शन दे के साथ ये चीज़ पूछा हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, उस महिला रेजिमेंट का जो नाम था, रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। ठीक है, ये जो है आप ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित था आज़ाद हिंद फौज, उसमें जो है एक हिस्से के रूप में एक रेजिमेंट गठित किया गया था। तो सब महिला रेजिमेंट का नाम आपसे पूछा था, तो रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, इस जो महिला रेजिमेंट है उसकी कमान जो है किनके हाथों में थी? तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। कौन? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, उनके हाथ में इस रेजिमेंट की कमान थी। आप देखिएगा यहाँ से जो एक बार आपसे ये प्रश्न पूछ चुका कि उस महिला रेजिमेंट, अब अगला बार जब प्रश्न बनाए यहाँ से, तो सीधे से पूछ ले कि आज़ाद हिंद फौज में जो महिला रेजिमेंट बनी थी उसकी कमान किसके हाथों में थी? 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लगेगा फिर से नया प्रश्न आ गया है। लेकिन नहीं, जब आप ये प्रश्न पढ़ेंगे, इससे संबंधित 1-2 फैक्ट निकालेंगे, तो पता चलेगा कि जो फैक्ट आपको समझने लायक है, वो कि उस जो रेजिमेंट था, रानी झांसी रेजिमेंट, उसका कमान किसके हाथ में था? तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। और उसके साथ-साथ उसी टाइम पे कौन-कौन से अन्य जो रेजिमेंट बने थे, उन रेजिमेंट का नाम ध्यान रखिए। जैसे एक नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, इस तरीके के रेजिमेंट बने थे, है ना, अन्य नाम से। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार पूछा था। यहाँ पे प्रश्न सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पूर्वी विस्तार वो कहाँ तक था या फिर किस जगह तक था? तो आपको आंसर था आलमगीरपुर, मेरठ। ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अब इसके साथ जब आपसे पूर्वी पूछ चुका है, तो आपको अन्य भी जो हड़प्पा सभ्यता थी, पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि पश्चिम में अगर बात करेंगे तो सूरकांगेडुर, ठीक है, सूरकांगेडुर बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले रीजन में आपको पड़ेगा। उत्तर में बात करें तो मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, दक्षिण में जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये आपका पड़ेगा इसका दक्षिण छोर। और ये साथ साथ ध्यान दीजिएगा, दैमाबाद वाला जो रीजन है दक्षिण का, वो आपका नर्मदा नदी के सटे हुए ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न में तो सिर्फ एक पॉइंट था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य सारे पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए गए, पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा नदी के सटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न जो था वो पूछा था, पीएम गति शक्ति जो है राष्ट्रीय योजना, पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय योजना है, इसको जो है स्टार्ट किया गया कब? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में। कब? 2021 में स्टार्ट किया गया था। उसके साथ साथ एक पॉइंट है कि जो मध्याह्न भोजन योजना थी, ठीक है, मिड डे मील वाली, उसका नाम बदल कर जो है 2021 में क्या रख दिया गया? तो नाम ध्यान रखिएगा, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है ना, इस योजना का नाम बदल के। ये भी ध्यान रखना है कि जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना थी, स्टार्ट कब हुई थी? तो 1995 की ये योजना थी, और 2021 में जो इसका नाम बदल दिया गया है। 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहली चीज़, तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, यही प्रश्न आपसे पूछा था, पोषण शक्ति निर्माण योजना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिलान करने के में भी आपसे दे दे कि मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है आपका, 1995 वाले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये पॉइंट अलग था, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बढ़िएगा, और इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी ध्यान रख लीजिए कि भूख और कुपोषण को समाप्त करना, इसका उद्देश्य क्या है? टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना का जो आया है, इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले पॉइंट की बात करेंगे साथियों, तो देखिए कि ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, और स्टेटमेंट वाले प्रश्न के साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि अल नीनो में जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, अल नीनो के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है पेरू के तट पर जो है गर्म धाराओं का प्रकट होना, ये क्या है? अल नीनो है। एक अल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों किसकी? अल नीनो की, ठीक है। तो अल नीनो की जब बात करेंगे तो ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो है अब पेरू के तट पर एक गर्म धाराओं का क्या है? प्रकट होना, ये अल नीनो है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बातें बताई जा रही हैं कि ये जो पेरू तट पर आता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक। बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो उससे वहाँ पे जो समुद्र में प्लैंकटन जो है, वहाँ पे समुद्र में पाए जाने प्लैंकटन में क्या है, उनकी मात्रा क्या हो जाती है? वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। जब आपका प्रश्न पूछा था तो स्टेटमेंट में ही आपसे पूछा था, ये पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा आपका इसी तरीके से दिया था, लेकिन वहाँ पे पूछ लिया था आपसे
कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है समुद्र में प्लैंकटन की संख्या क्या होती है, उसके साथ-साथ बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ वहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है? तो स्टेटमेंट गलत हो जाता, हमने आपको सही करके यहाँ बता दिया है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे तो क्या होगा, समुद्र में प्लैंकटन की जो संख्या है, वो क्या होगी साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है? तो जब वो चीज़ घट जाएगी, है ना? तो यही दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पॉइंट्स के रूप में आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट क्या है कि जब ये मान लीजिए प्लैंकटन घट जाती है तो उससे क्या होगा, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। जब प्लैंकटन नहीं रहेंगे, एक तरीके का उनका फूड है, जो जब जहाँ जितनी मात्रा में रहता है, वो उसी के मात्रा में देखेंगे वहाँ पे उतनी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो सीधी-सी बात है, उस केस में जो है वहाँ पे, है ना, मछलियों की संख्या भी क्या होगी, घट जाएगी। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि शिवाना समुद्र है ना? या शिव समुद्रम, ये किससे रिलेटेड एक परियोजना है, ठीक है? तो ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है? जल शक्ति से संबंधित है और ये जो 1902 में कब बनी थी? कावेरी नदी पर जो है बनी थी। और कहाँ पर है ये? तो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न में जो आपसे पूछा था यहाँ पे, वो सीधा-सीधा पूछा था कि शिवाना जो समुद्र है, यानी शिव समुद्रम, ये क्या है? किससे रिलेटेड है? तो आपका सीधे से आंसर होता है जल शक्ति से, ठीक है? जल शक्ति से। हमने आपको यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स है बता दिए कि अगर फर्दर इससे अगर क्वेश्चन बनता है शिवाना समुद्रम से, तो ध्यान दीजिएगा 1902 में ये बना था, कावेरी नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर, और कहाँ पर, तो कर्नाटक में स्थित है। ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक और पूछा था यहाँ पे, जो कलपक्कम परमाणु है, ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है, कलपक्कम का नाम देके पूछा था, तो ये क्या है? तो ये आपका परमाणु ऊर्जा है ना? ये परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इसका जो बात करें आप, तो 1984 में जो है तमिलनाडु में ये स्थापित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। कई बार जब आपको कुछ सेंटर ऊर्जा परमाणु सेंटर मिलान करने को दे, उसमें कलपक्कम का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। यहाँ से अगर आपको याद रहेगा, ये पीवाईक्यू से ही आया है प्रश्न पॉइंट बन के। कई बार ये पूछ चुका है मिलान करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा था कि कलपक्कम क्या है? ठीक है, अब अगली बार में ये पूछ ले कि इसका कब निर्माण हुआ था, तो 1984 में निर्माण हुआ था। और बाकी 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, यानी जो राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो अब ध्यान दीजिएगा, वो जामनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम जो है ना, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट रिपीट होने के चांसेस हैं इसके, ठीक है? अगला पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सूची दिया हुआ था और सूची सेकंड, हालांकि यहाँ सूची बना दी हमने। प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो बाकी जो सही करके यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पहले से नाम देखिए, नाम दिया था गुलबदन बेगम, ये कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी, ठीक है? उसके बाद से इल्तुतमिश के बारे में दिया था कि रजिया के पिता हैं। उसके बाद से शाह तुर्कन जो है इल्तुतमिश की पत्नी है। यहीं पे एक स्टेटमेंट ये शायद दिया था गलत करके, शाह तुर्कन को जो है बता दिया था किसका, अलाउद्दीन की पत्नी बता दिया था, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से हमीदा बानू बेगम, ठीक है, ये जो है हुमायूं की पत्नी है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक? जो प्रश्न में आपसे गलत ये पूछा था, ये आपको सही करके बता दें कि इल्तुतमिश की पत्नी है। बाकी जो अन्य पॉइंट है, जैसे गुलबदन बेगम के बारे में, बाबर की पुत्री है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये ध्यान दीजिएगा, हमीदा बानू बेगम जो है हुमायूं की पत्नी है। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है। फर्दर यहाँ से कोई अगर पॉइंट बनना चाहे तो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंधित है, दिल्ली को जो है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट इसमें पूछा गया था। इसके साथ जो हमें अन्य पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा कि ये 1991 का है संविधान संशोधन, ठीक है? इसमें ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, है ना, बनाया गया था किसको? दिल्ली को। और 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है? आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। ये प्रश्न के रूप में पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक है, वो उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो उसमें कितना जो है, आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना जो है यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पॉइंट बना था 9.23 था उस समय, जो आंसर के अकॉर्डिंग था यहाँ पे 9.23% जो था आपका, ये भौगोलिक क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, क्या है, कुल वन में। अगला पॉइंट था कि गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, या उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह लीजिए, वो कौन-कौन से होते हैं? तो उदाहरण के तौर पे आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, सौर ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, है ना, जैवीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या हैं? गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है?
कौन कौन से इसमें सौर ऊर्जा है ना, जैव ऊर्जा या उसके साथ साथ पवन ऊर्जा, ये सारे इसमें रहेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन देकर आपसे पॉइंट पूछा जाता है इसमें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज शाह तुगलक के जो नागरकोट अभियान था, प्रश्न इसी तरीके से था, ठीक है, उसके दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? तो उस टाइम पे उसका तो आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन खालिद, ठीक है, सानी, है ना, खालिद जो खानी है, इन्होंने किया था। इसके साथ दो अन्य पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो किया था उसको फारसी भाषा में किया था, ठीक है, संस्कृत की इस भाषा में, फारसी भाषा में। उसका नाम इसने क्या दिया था, है ना, दलाइल, ठीक है, ए फिरोज शाही, ठीक है, दलाइल, दलाइल जो है ए फिरोज शाही इसका नाम दिया था। इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो अब अगला इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इस बार तो सिर्फ पूछ लिया कि किसके द्वारा किया गया, तो नाम पूछ लिया गया। अगली बार में भी यहाँ से प्रश्न जब बनेगा तो पूछ लिया कि उस किताब को उसने नाम क्या दिया था, किस भाषा में किया था, ठीक है, ये बताया गया था इस प्रश्न में कि संस्कृत भाषा का किया था, 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। लेकिन आगे चल के इसमें समझ में आएगा, अगर प्रश्न बनता है ऐसा तो किस भाषा में किया गया था, सिंपल सा पूछे कि फारसी भाषा में जो फिरोज शाह तुगलक के अभियान के समय किया गया था, जो ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करेंगे तो किस नाम से था, तो ये नाम आपको ध्यान रखिएगा, दलाइल ए फिरोज शाही ये नाम था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि निर्धनता क्या है, तो निर्धनता ध्यान दीजिएगा। निर्धनता यहाँ पे पॉइंट पूछा था कि इतने प्रकार का होता है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 2 जो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन थे उसमें थे। तो ध्यान दीजिए निर्धनता 2 प्रकार के हैं, एक तो है पूर्ण या परम निर्धनता, ठीक है, पूर्ण निर्धनता जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, किससे, निर्धनता से संबंधित। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला पॉइंट, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, आर्थिक जो विकास है और उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि है, ये परस्पर क्या है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो कथन कारण में ये प्रश्न था, तो आर्थिक विकास है ये, इसको देखिए, और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों क्या है ना, तो परस्पर म्यूचुअली देखें, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा, अगर एक घटती है तो भी ये प्रभावित होगा। तो इन दोनों का आपस में इस तरीके से को रिलेशन है, ये आपको ध्यान में देना है। साथ ही एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप जो आपका इस क्लास को लेकर अनुभव है, उस अनुभव को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे फर्दर क्लास को डिज़ाइन करने में और क्या पॉइंट्स इसमें ऐड किया जा सकता है, या किस तरीके से क्लास को और अन्य उसमें पॉइंट्स को बनाया जा सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगला पॉइंट है घटनाओं का क्रम। इस तरह के बूस्टर सीरीज में बताते टाइम आपको बताते हैं कि देखिएगा कि अरेंज करने के लिए किस तरीके से पूछता है। कि यहाँ पे यही पूछा हुआ है, 4 इवेंट दिया हुआ था, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया। ये जो पॉइंट है ये नहीं दिया हुआ था प्रश्न में, क्योंकि आपको इसी को अरेंज करना रहता है। ये जो आपको 4 स्टेटमेंट है ये आपको अरेंज करना रहे, लेकिन अरेंज आप तभी कर पाएंगे घटनाओं को जब आपको एग्जैक्ट डेट मालूम हो, ठीक है। तो डेट देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक आप ध्यान देंगे 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके साथ प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त जो है 1947 को होती है, प्रारूप समिति की नियुक्ति। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया आप जानते हैं 26 नवंबर 1949, और जब इसको लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट था, 1 2 3 4 करके इसको अरेंज करना था, कूट में दिया हुआ था, ठीक है। तो जब डेट आपको पता रहेगा तो ही आप इस प्रश्न के, इस तरीके से प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये घटनाओं का क्रम, ठीक है। अब आगे जो फर्दर प्रश्न बनेगा, इसमें से ये हो सकता है कोई 2 इसमें से उठा ले, मान लीजिए कि ये प्रारूप समिति ले ले, संविधान को अंग्रेज 2 इसमें डेट लिखे, फर्दर कोई 2 डेट नया मिक्स कर दे। तो जब आपको 2 यहाँ से तैयार रहेगा एटलीस्ट, तो इस तरीके से पीवाईक्यू आपको हेल्प करेगा अगले प्रश्न को सॉल्व करने में। अगला देखिए, कुछ रोग दिया हुआ था और कारक दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना था मिलान करने टाइप में कि डेंगू जो है आप देखिए किससे होता है, विषाणु वायरस से होता है। फील पाँव जो है आपका क्रीमी वर्म से जो होता है फील पाँव। मलेरिया की बात करेंगे तो प्रोटोजोअल डिजीज़ है, और जो पेप्टिक वर्ण है ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए फिर यहाँ से जब आगे प्रश्न बनेगा तो उसमें से यही हो सकता है, जब प्रश्न चेंज होगा तो कोई 2 बीमारी, इसमें मान लीजिए डेंगू ले लिया गया, मलेरिया ले लिया गया, बाकी 2 बीमारी और उसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। तो एटलीस्ट जब यहाँ का ये पीवाईक्यू आप अच्छे से किए रहेंगे तो आपको ये विषाणु और ये प्रोटोजोआ वाला और बाकी 4 पॉइंट पता रहेंगे, तो फर्दर क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि पीवाईक्यू से सीधे-सीधे प्रश्न बने, पहले बनते थे लेकिन अब बहुत कम चांसेस है कि सीधे-सीधे वही प्रश्न बनाए, ठीक है। लेकिन उसी प्रश्न से जो अन्य प्रश्न बनते हैं, उस तरीके से पीवाईक्यू से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका जो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा।
है ना? इतना कर लेंगे पीवाईक्यू और प्लस के साथ करंट अफेयर पे फोकस बनाए रखिएगा। अगला है पुस्तक दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है। 4 पुस्तक है, मिलान करना था। अलग-अलग पुस्तक है, अलग-अलग नाम से जिसको मिलान करना है। तो देखिएगा, पहला पुस्तक है मीरात-ए सिकंदरी, ठीक है? मीरात-ए सिकंदरी की बात करेंगे तो ये गुजरात विजय से संबंधित है। गुजरात विजय से संबंधित है मीरात-ए सिकंदरी। माशिर की बात करेंगे तो बहमनी का जो है ना? बहमनी का अहमदनगर है, उसके इतिहास के बारे में बुरहान-ए-माशिर। रियाज़ुल सलातिन की अगर बात करेंगे तो बंगाल का इसमें इतिहास दिया गया था। और रियाज़ुल इंशा की बात करेंगे तो महमूद गवाह के जो पत्र है उसके पत्रों का ये क्या था? संग्रह था, ठीक है? तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इन पुस्तकों का। विषय पे पूछा हुआ पुस्तक है, ठीक है? और यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको फिर से इसमें से कोई 1-2 निकाल के अलग से पूछ ले। तो जो-जो अलग-अलग है मीरात-ए-सिकंदरी, बुरहान-ए-माशिर, रियाज़ुल सलातिन और रियाज़ुल इंशा, ये चारों पुस्तक आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? अगला पूछा हुआ था देखिएगा कि ये भी स्टेटमेंट वाला पॉइंट था। तो पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा कि देश के जो पर्यावरण है, उसको बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनेगा। कथन कारण का ये पॉइंट था। तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, जब मान लीजिए देश में जो पर्यावरण को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्या करें? जनसंख्या नियंत्रण करें। अगर जनसंख्या नियंत्रण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो ये आपको कहीं न कहीं पर्यावरण को असंतुलित करेगा। तो वही ये बात दूसरी स्टेटमेंट में थी कि जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? पर्यावरण में असंतुलन या डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग है, उस पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन-सी संस्था थी, ठीक है? तो उस संस्था का मतलब जो जिन्होंने बम फेंका था, हार्डिंग जो बम कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इस घटना को जाना जाता है। तो ये जो मेंबर थे इसके अनुशीलन समिति के थे, किसके? अनुशीलन समिति के ये मेंबर थे, जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था और इसको अलग-अलग नाम दिया गया, हार्डिंग बम कांड, ठीक है? दिल्ली षड्यंत्र, इस तरीके से अलग-अलग नाम दिया गया। मेंबर की बात की गई तो अनुशीलन समिति से ये मेंबर बिलॉन्ग करते थे। अगला पॉइंट है कि कुछ दर्शन दिया हुआ और उसके प्रचारक, ठीक है? तो दर्शन जो 6 इम्पोर्टेंट दर्शन है, वो तो आपको बताया जा चुका है। तो उसमें देखिए पूछा है कि न्याय है, इसमें आपको करेक्ट करके यहाँ बता दिया गया न्याय, है ना? गौतम का, ऋषि गौतम का। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बदरायण, पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी और वैशेषिक की बात करेंगे तो कणाद। तो ये 4 यहाँ पर हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपसे पूछा जा चुका है ना? बाकी इसके अन्य पॉइंट्स जो हैं आपको स्टार्टिंग में कवर अप करा दिया गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जैसे इस तरह के जो दर्शन है, 6 के 6 दर्शन, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, भारत में जो है पहली बार जनगणना कब स्टार्ट की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 1871-72 में स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है? ये जो है पहली बार जनगणना का कह रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उसी उसके समय स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मेयो के। लेकिन अगर हम देखें तो नियमित जनसंख्या कब स्टार्ट हुई जनगणना का? तो 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के काल में ये स्टार्ट होती है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालाँकि जब ये प्रश्न पूछा था तो आयोग ने पहले वाले को यहाँ पे सही माना था, पहली बार पूछा था तो उस हिसाब से 71-72 लॉर्ड मेयो याद रखिएगा। लेकिन नियमित अगर हम बात करेंगे तो 1881 में स्टार्ट होता है, लॉर्ड रिपन के समय में ये स्टार्ट होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कवित्री दिया हुआ है और एक तरफ उनके पुस्तक को दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब ये इस बार हो सके 23 का ये प्रीलिम्स का था, 24 में भी यहाँ से जो बुक है इसमें से 1-2 किताब फिर से आपसे लेके रिपीट करके पूछ ले। तो ये चारों के चारों जो किताबें हैं और उसके राइटर हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है गंगाबाई, ये कवित्री गंगाबाई, इन्होंने लिखा था देवी त्रिया निषेध, देवी त्रिया निषेध इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा नाम है दयाबाई, ठीक है? दयाबाई इनका जो पुस्तक है वह है विनय मलिक, ठीक है? विनय मल्लिका इनकी पुस्तक का नाम है। सहजोबाई अगला नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, सहजोबाई। इन्होंने लिखा है सहज प्रकाश, क्या लिखा है? सहज प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। और सोन कुमारी लास्ट अंतिम नाम है इसमें। उन्होंने लिखा है स्वर्ण बेली की जो कविता है, स्वर्ण बेली की कविता, उसको इन्होंने लिख रखा है। तो ये पुस्तक चारों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ से मे बी आप पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न जो है आगे बने, तो ये प्रश्न पॉइंट सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अगला कह रहा है पंचायतों के चुनाव का संचालन, ठीक है? कौन करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पंचायत के जो चुनाव का संचालन है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है? ये कहाँ पे बताया गया? तो अनुच्छेद 243 के की में इसका मेंशन किया गया है। और जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त है क्या?
तो ये जो है इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है। सिर्फ यहाँ से पूछा था कि पंचायतों का जो चुनाव है उनका संचालन कौन करता है। ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे तो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स आपको बता दिया, ये आर्टिकल 243 का कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और एक पॉइंट ये समय याद रखिएगा कि जो स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग है, जिस तरीके से इस बार चर्चा में रहा है, ठीक है, यूपी हुआ अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो मे बी इसके जो आयोग है, इसके मेंबर हैं, इसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति है, कार्यकाल है ना, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनकी जो क्या कहते हैं काम करने की शैली, इन सब पे कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपसे बन सकता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। स्टेट ले का जो लोक सेवा आयोग है इसके आर्टिकल से लेके बाकी सारे प्रावधानों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है चरक संहिता के बारे में। तो ये ग्रंथ जो है आप जानते ही हैं कि ये चरक के द्वारा लिखा गया था। ये एक चिकित्सक थे, कहाँ पे, कुषाण शासक जो है कनिष्क के दरबार में, उसके टाइम की ये है चरक संहिता। ये बहुत ही फेमस किताब है और इसमें ये पॉइंट जो पूछा था कि इसमें कितने अध्याय और कितने खंड हैं। तो आप देखिएगा 120 अध्याय और 8 खंड हैं इसमें। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न ये था 120 अध्याय और 8 खंड के से अलग जो 2-3 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। चरक संहिता जो है, चरक ये एक चिकित्सक थे, इनके द्वारा लिखा हुआ है और ये जो है कुषाण शासक है ना, कनिष्क के समय के ये थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या सीधे सीधे पूछी थी। तो आप जानते हैं मानव हृदय में जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर हैं, 2 अलिंद और 2 नील है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1918 में होता है। कब? 1918 में होता है संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है उसका गठन। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से इसके मेंबर रहे थे। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम लिख दिया यहाँ पे, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा जो है ये इसके मेंबर थे, ठीक है। स्थापना में इसके इन लोगों ने भाग लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 उत्तर प्रदेश के अवध वाले रीजन हुआ और ये लोग इसके संस्थापक में सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो है भागदूह क्या है। भागदूह जो है एक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ था, पूछ रहा है ये क्या है, तो इसका काम क्या था। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। क्या था? राजस्व जो है जमा करने वाला एक अधिकारी था, भागदूह, ठीक है। ये किस काल का है? वैदिक कालीन प्रशासन में एक टर्म था, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बताएं कि जो आप एंशियंट जो प्राचीन पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन हो या मध्यकालीन हो, इसमें जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये सारी शब्दावलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे शब्दावलियों को आप एक जगह सारा का सारा टर्म बना के नोट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पीसीएस हो, यूपीएससी में, उसमें भी 1-2 प्रश्न आपको सीधे-सीधे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैदिककालीन हो गया, ठीक है, उसके साथ मौर्यकालीन प्रशासन का, गुप्तकालीन प्रशासन का, है ना? आज ये दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन चली, मुगलों का जो प्रशासन चला, इन सारे पॉइंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ से अगर रिलेट करके आप देखते हैं तो सारा का सारा पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा एक प्रश्न के रूप में। एजोला की बात करेंगे, एजोला क्या है? तो ये देखो जो ये पौधा है, ये धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एजोला का धान के खेतों में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था? तो अगला पॉइंट यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पूछा था ये दिया था आपको, अनुच्छेद दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अनुच्छेद कुछ दिया हुआ था और उसके साथ साथ क्या है, मिलान कार्यों के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है आप देखिए। पहला कह रहा है अनुच्छेद 324, इसमें अगर बात की गई है तो आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग की इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 324। 315 की अगर हम बात करेंगे साथियों, अनुच्छेद 315, तो ये जो है लोक सेवा आयोग, क्या है? लोक सेवा आयोग, है ना, के बारे में बताता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। अभी आगे टर्म आएगा और भी तो वहाँ पे और क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैचिंग है, मिलान करने वाला, तो पॉइंट जान लीजिए। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग उसके बारे में। तो ये चारों के चारों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता आगे फिर प्रश्न बने तो इन्हीं सब आर्टिकल से कोई स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ ले, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राजा मिलिंद और नागसेन, ये एक बौद्ध भिक्षु है, इनको नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच का एक ये संवाद है,
क्या है ये एक संवाद है, मतलब इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है उसी को नाम देगा मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसमें राजा मिलिंद थे और नागसेन या नागार्जुन कह लीजिए, इनके बीच का संवाद है। ये नागार्जुन या नागसेन कौन है? तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न के हिसाब से जो है आयोग ने यहाँ पे नाम ऑप्शन में नागसेन और नागार्जुन दोनों दिया हुआ था, हालांकि नाम कई जगह एक ही यूज हुआ है, लेकिन आयोग ने जो है यहाँ पे नागसेन को ही यहाँ पे विचार किया, सही माना है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि स्पीयर नामक पुस्तक। ठीक है, स्पीयर नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी के द्वारा अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रिंस हैरी के द्वारा स्पीयर नामक पुस्तक ये लिखी गई है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तो ये कहावत थी, है ना, उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, ये कहावत उसी से संबंधित ये पुस्तक थी। तो मैं भी अगर इस बार ये पुस्तक पूछा गया है तो आगे अगर प्रश्न बनता है इस पे शायद पूछ ले कि पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो ये कहावत थी उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, उससे संबंधित ये पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, स्पीयर नामक पुस्तक प्रिंस हैरी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिएगा अगला पॉइंट था कि इसमें उसी टाइम करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इस तरीके से 15वीं लोकसभा में जो है मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। सीधा से ये पूछा था कि प्रथम महिला स्पीकर कौन चुनी गई थी? तो प्रथम महिला स्पीकर जो चुनी गई थी, आप ध्यान दीजिएगा, वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमारी जो थी ये पहला प्रथम स्पीकर चुनी गई थी महिला। और कब चुनी गई थी? तो लगभग 15वीं जो लोकसभा थी उसमें ये चुनी गई थी लोकसभा की अध्यक्ष, और ये पहली अब महिला स्पीकर चुनी गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मीरा कुमारी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा पेशवाओं से संबंधित एक पॉइंट है। पेशवाओं को दिया था नाम और उनका जो है शासनकाल का सही क्रम पूछा था। तो क्रम इनका यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्रम देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और माधवराव प्रथम जो है 1761 से 1772। उसके बाद आएंगे नारायण राव 72 से 73, ये सब 1700 के आसपास हैं। ठीक है, 1700 में ही है, 13 से लेकर 73 तक के बीच में चारों चारों पेशवाओं का शासनकाल आपको देखने को मिला। और ये जो शासनकाल है आप देखिए, इस तरीके से आप अरेंज करने के लिए कहीं से भी जो पहले युद्ध, पहले कई बार होता था यहाँ से युद्ध पूछता था, अब जो है राजाओं का क्रम पूछ ले रहा है, अब यहाँ तक कि पेशवाओं का भी क्रम पूछ ले रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आयोग के बदलते पैटर्न पे ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राय, चारों को चारों पेशवाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल जो है, शासनकाल का रिव्यू भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वो जो है डोनेस्टक है। ठीक है, डोनेस्टक जो है ये क्या है? यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखिए लगभग इसमें 90% हिस्सेदारी है, मतलब 90% कोयला यहाँ से ही जनरेट होता है यूक्रेन का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा से जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता जो है उसमें कमी आती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला पॉइंट था, इसको समझिएगा कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या होगी? कमी आती है। और एक पॉइंट और है, क्या कह रहा है? कर्क व मकर रेखा पर जो लवणता है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक का आपका यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बना के पूछा तो कहता है पॉइंट। ठीक है, तो समझिएगा कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगी तो जो लवणता है उसमें कमी आएगी, और कर्क वो जो मकर रेखा है उस पर लवणता क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट पूछा था 24 घंटे में अगर बात करें तो प्रत्येक स्थान पर 2 बार भाटा आता है। ठीक है, 2 बार ये भाटा आता है, जबकि जब ये कब आता है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक आ जाए, जब एक सीधी रेखा में हो जाए। कब हो जाए? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाए। ठीक है, तो भी ये आता है, और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ये आता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, अगला पॉइंट है कि पेंगुला की धारा, इस धारा का नाम आपने सुना होगा। तो जब भी कोई इस तरह की धारा धारा है तो 2-3 पॉइंट वहाँ से आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये धारा कहाँ बह रही है, जगह ठंडी है या गर्म धारा है ना, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे दोनों तो आपका पॉइंट्स ये प्रश्न के गलत नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बेंगुएला की जो धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ पे? बेंगुएला की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। और एक किस तरह की जलधारा है? तो ध्यान दीजिए, ये ठंडी जलधारा है। क्या है ये? ना कोल्ड करंट है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बेंगुला के बारे में। इसी टाइम अगर आपको मान ली बेंगुला पूछा है तो बाकी जाके आप क्या करेंगे? स्टैटिक पोर्शन देखिए, वहाँ की जितनी सारी अन्य धाराएं हैं उन सारी धाराओं को क्या करिए आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कितने टाइम के बाद?
टाइम एग्जैक्ट पूछा हुआ था। प्रतिदिन में लगभग 12 घंटे 26 मिनट के बाद ही ज्वार आता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी की लेखक है, पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इसके लेखक कौन है? तो बुन्नार मिडल। ठीक है, बुन्नार मिडल जो है इसके लेखक है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के ये लेखक है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला पॉइंट देखिएगा कि ईवी जो रामास्वामी नायकर हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पेरियार। ठीक है, इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो असहयोग आंदोलन में हिस्सा इन्होंने लिया था, ठीक है, 1925 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था, लेकिन 1925 में इनके बारे में पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम जो ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बट 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, पानी को इकट्ठा करना। पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और पानी छोड़ना। ठीक है, इकट्ठा करना, पानी को छोड़ना, ये सब किसका काम है? तो जल विभाजक का। किसका? जल विभाजक जो वाटर शेड है उसका ये काम है। ठीक है, क्या करना? कि पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और छोड़ना किसका काम है? जल विभाजक का काम है। वाटर शेड जो है उसका ये काम होता है। तो इंपॉर्टेंट तरह के पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है मैच द फॉलोइंग करके था। कुछ जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और उसके साथ साथ प्रतिपादक दिया हुआ है, मतलब किसने दिया? सिद्धांत देखिए, और उसके बाद इसको दिया किसने है वो देखिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये दिया था एडविन कैनन ने। किसने? एडविन कैनन ने दिया था। सामाजिक जो है ना, सामाजिक अब समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, हेनरी जॉर्ज ने। किसने? हेनरी जॉर्ज ने दिया था। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का जो सिद्धांत है किसने? माल्थस ने। माल्थस वाला हालांकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो मे भी अब आगे यहाँ से जो पॉइंट बनेगा साथियों वो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक पॉइंट लेके आपसे उससे पूछ ले कि इसके प्रतिपादक कौन है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है माल्थस वाला। बाकी ये तीन जो अन्य है, इन तीनों पे आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है, एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज, थॉमसन या माल्थस। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको किसके साथ याद रखना है? तो इसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला एक पॉइंट है, कह रहा है कि नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस एक खटपर्णी है, ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपेंथिस क्या है? ये कीटभक्षी पौधा है, इसको आपको ध्यान में रखना है ऐसे नाम से, नेपेंथिस ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा है वो सीमा कौन बनाती है? तो रियो ग्रांडे वो कोलोराडो नदियाँ, दो ये नदियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। दो नदियाँ जो है क्या बनाती हैं? तो देखेंगे आप कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती हैं, रियो ग्रांडे नदी और कोलोराडो नदी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है साथियों? तो अगला पॉइंट कह रहा है कि एक तरफ दर्रा दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है। तो माना और नीति दर्रा आप जानते हैं उत्तराखंड में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड। दिखु दर्रा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और अगिल जो पास है दर्रा है वो आपका लद्दाख में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ से मे भी कोई एक पॉइंट दूर लेके आपके आगे जो प्रश्न बने उस प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दर्रा और स्थिति। ठीक है, यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप क्या करें, मैप के माध्यम से जो है, मैप के माध्यम से आप उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है पोषक स्तर। ठीक है, पोषक जो स्तर होता है वो क्या है? ट्रॉफिक लेवल। इससे क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो संबंध होने से बनते हैं, जीवों का क्या है? संबंध होने से इनका रिलेशन है। ऐसे पूछा था कि पोषक स्तर क्या है? तो सिंपल से इसका पॉइंट था कि खाद्य श्रृंखला में जो जीवों का संबंध बनाते हैं, ठीक है, उससे ये संबंधित है पोषक स्तर। और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें एक लेवल होता है सर्वाहारी, फिर उसके बाद से द्वितीयक उपभोग था, प्राथमिक और स्वपोषी। ये इस तरीके से इनका ये लेवल बनता है ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम कैसे आता है? तो टॉप टू बॉटम में से देख लिए सर्वाहारी, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक या स्वपोषी। नीचे से अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से इनका ये ट्रॉफिक लेवल बनता है। क्लियर है यहाँ तक? वन योजनाएं करा दी और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है? आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है। यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है,
साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक बताया, उस सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताई थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है, ठीक। करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF या टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए, अपना जो पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन एक बार इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा और ये टॉपिक आपसे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके साथ साथ CSET के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, वीडियोज़ आ गई है, और उसमें इंपॉर्टेंट मैंने CSET के लिए क्या एम्फेसाइज किया था आपका, हिंदी को लेकर, ठीक है। हिंदी को क्यों कहा, हिंदी पर अगर आपका फोकस रहेगा तो 20 क्वेश्चन आपके आराम से हैं वहाँ से, 15+ अगर आप वहाँ से कर लेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको और करने रहेंगे, जहाँ से आप इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब करके, है ना, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रीजनिंग करके आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये हिंदी इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदी आपको जानते हैं कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में RO का पेपर होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आपका एक प्रॉपर रोड मैप नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको इधर उधर डाइवर्ट करेंगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रहिए, टू द पॉइंट रहिए, कि जो आपका ये टॉपिक्स है उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। आपके खुद के अगर शॉर्ट नोट्स है तो उससे पढ़िए, और ये पिछले वर्ष के तथ्य जो वगैरह हैं ये आप टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वो बूस्टर सीरीज में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या चीज़ बताया पहले कि पॉइंट को आपको पॉइंट बना के कट करके रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करते समय आपको लिख के रिवाइज़ करना है, ठीक है। और सारे जो इंपॉर्टेंट्स PYQs हैं उसका आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो कंप्लीट इतनी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ बताऊँ चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UP प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UP के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और CSET पे खास तक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।